रामपुर नाम के एक गांव में श्याम नाम का एक प्रेस वाला रहता था। श्याम के घर एक पपीते का पेड़ था। जब उस पेड़ के पपीते पक जाते, श्याम उस पपीते को बाजार में जाके बेच आता था। श्याम का बेटा जब उस पेड़ के पपीते खाने की जिद करता तो श्याम उसे समझाता। बेटा, अगर हम सारे पपीते घर में खाएंगे तो बेचेंगे क्या? पपीते को छोड़ो और रोटी खा लो बेटा। एक सुरेश नाम का आदमी श्याम के पास ढेर सारे कपड़े लेकर आया। सुरेश पहलवानी करता था। गांव के सभी लोग उससे डरते थे और इसका कहना मानते थे, क्योंकि वो शारीरिक रूप से बहुत ही तगड़ा था। सुरेश कपड़ों की गड्डी श्याम को देकर बोला, श्याम, इन कपड़ों को बढ़िया तरीके से धोना और अच्छे से इस्त्री करना। 100 से ज्यादा कपड़े हैं। श्याम इतने सारे कपड़े देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि इन कपड़ों से उसे 3-4 हजार रुपए की कमाई होने वाली थी। श्याम और उसकी बीवी और उसके बेटे ने खूब जमकर कपड़े धोए। ठंड में कपड़े धोते धोते श्याम के बेटे को सर्दी, जुकाम और बुखार हो गया। मैं ये कपड़े सुरेश को देकर आता हूँ, उससे पेमेंट ले लेंगे और फिर दवाई लेने चलेंगे। श्याम जब सुरेश के पास पेमेंट लेने पहुंचा तो सुरेश के तो तेवर ही बदल गए। जी, मेरे पास 5000 का पेमेंट आने वाला है। मैं उनसे आते ही आपको दे दूंगा, या फिर आप सीधे जाकर उनसे मांग लीजिए। तुम्हारे पैसे अगर किसी के पास अटके हो तो उससे मेरा क्या लेना देना? मुझे तो बस मेरा पेमेंट चाहिए भाई। मतलब तुम्हें सिर्फ अपने पैसों से ही मतलब है? तुम्हें किसी की परेशानी समझ नहीं आती क्या? ठाकुर जी से जब मुझे पैसे मिलेंगे तभी मैं दे दूंगा ना। इतनी सी बात क्या तुम्हारे समझ में नहीं आती? मोटे पहलवान सुरेश को देख पतला बेचारा श्याम कुछ नहीं कह पाया। श्याम बेचारा चुपचाप अपने घर लौट आया। पिताजी, आपको पैसे नहीं मिले तो क्या मेरा इलाज नहीं हो पाएगा? बेटा, ईश्वर सबकी मदद करता है। मैं तुम्हें गर्म पानी में नींबू निचोड़कर पिला दूंगा, उससे भी तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। राजू ने अपने बेटे के लिए पपीता तोड़ा। उसने जब पपीता काटा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पपीते के बीज सोने के थे। श्याम ने पेड़ से और पपीते तोड़े और उन सभी को काट कर देखा तो हर पपीते के बीज सोने के निकले। अरे राजू की माँ! अरे बेटा राजू, जल्दी यहाँ आओ। अरे देखो, हमारे पपीते में सोना निकला है। पपीते से निकले सोने को बेचकर श्याम ने अपने घर को ठीक कर लिया। बाजार में कपड़ों की शानदार दुकान खोल ली। जब सुरेश को पता चला कि श्याम के घर के पपीते से सोने के बीज निकलते हैं, तो वो गांव वालों से जाकर बोला, गाँव वालों सुनो, पपीते का पेड़ भले से ही श्याम के घर में है, लेकिन उसमें से निकला हुआ सोना सभी का है, क्योंकि वो गांव की जमीन पर है। तो उसमें से निकला हुआ सोना सब में बांटना चाहिए। अब बताओ, मैं सही हूँ या गलत? सुरेश ने गांव वालों को खूब भड़काया और गांव वाले उसकी बातों में आ गए। सब श्याम के घर जाकर पपीता मांगने लगे। ठीक है, अब से पेड़ पर जो भी पपीता उगेगा उसमें से एक एक पपीता सारे गांव वालों में बांट दिया जाएगा। गांव के लोग श्याम के व्यापार से बहुत खुश थे। उसकी पपीते की वजह से पूरे गांव में सुख समृद्धि आने लगी। लेकिन सुरेश का दिमाग फिर घूम गया। मैं गांव में सबसे ताकतवर इंसान हूँ। इस हिसाब से तो मुझे सबसे ज्यादा अमीर होना चाहिए। तो वो पेड़ श्याम के घर में क्या कर रहा है? उसे तो मेरे घर में होना चाहिए था। फिर वो एक दिन श्याम के घर पपीते का पेड़ उखाड़ने पहुंचा। उसने गांव वालों से कहा, ये पपीते का पेड़ भले से ही गांव की जमीन पर है, लेकिन ये पेड़ श्याम के घर में सुरक्षित नहीं है।
श्याम इतना ताकतवर नहीं है कि वो इस पेड़ को सुरक्षित कर पाए। इस गांव में सबसे ताकतवर इंसान मैं ही हूँ, तो ये पेड़ मेरे घर में सुरक्षित रहेगा। मैं इसे अपने घर में लगा लूंगा। सुरेश ने जैसे ही पेड़ उखाड़ा, उस पेड़ के सारे पपीते जमीन पर गिरकर फूट गए और उन पपीतों से काला धुआं निकला जो पूरे गांव में फैल गया। काले धुएं ने श्याम के घर को छोड़कर बाकी सभी घरों को पहले जैसा गरीब बना दिया। देख सुरेश, अगर तूने इस पेड़ को उखाड़ा ना होता तो आज सारे गांव वाले अमीर होते। तेरी वजह से सारे गांव वाले फिर से गरीब हो गए। गांव के लोगों ने मिलकर सुरेश की खूब पिटाई की और सभी गांव वालों ने सुरेश को गांव से बाहर निकाल दिया। फिर श्याम ने गांव के लोगों की मदद से अपने आंगन में पपीते का पेड़ दोबारा लगाया। कुछ ही दिनों में उस पर सोना देने वाले पपीते फिर से लग गए। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में सवरी और सलोनी दो बहनें रहा करती थीं। दोनों बहुत ही गरीब थीं और उनके माता पिता भी नहीं थे, इसलिए वो सबसे मांग कर अपना गुजारा किया करती थीं। समय के साथ दोनों बहनें बड़ी हो गईं और अभी भी वो दूसरों से मांग कर ही खाया करती थीं। उनमें सलोनी, जो कि छोटी बहन थी, वो बहुत ही नेक और उदार लड़की थी, पर सवरी बहुत ही घमंडी थी। उसके घमंड करने के कारण दोनों बहनों को कभी कोई काम नहीं मिलता था। सलोनी इससे बहुत परेशान रहती थी। एक दिन की बात है, सलोनी जब काम से वापस आई तो देखा कि घर में कुछ भी खाना नहीं है और उसे बहुत भूख लगी थी। उसने सोचा, चलो बाहर चलते हैं, कहीं कोई मिल जाए या कुछ दे ही दे। यह सोच सलोनी घर से बाहर निकलती है, लेकिन वह साथ में अपने पानी की बोतल लेकर जाती है। अगर कुछ नहीं मिला तो पानी पीकर अपना पेट भर लूंगी। बहुत दूर चलने के बाद उसे कोई नजर नहीं आया। उसे भूख और प्यास दोनों लगी थी। उसने सोचा, चलो कुछ नहीं तो पानी ही पी लेते हैं। तभी उसके सामने खांसते हुए एक बूढ़ी औरत आती है। बेटा, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकते हो? मुझे प्यास लगी है। क्यों नहीं दादी माँ। सलोनी बिना कुछ सोचे अपना पानी उस बूढ़ी औरत को दे देती है और बूढ़ी औरत खुशी खुशी पानी पी लेती है। तुमने तो सारा पानी मुझे दे दिया, अब तुम क्या पियोगी? कोई बात नहीं दादी माँ, मैं घर जाकर पी लूंगी। सलोनी की ये कहते ही बूढ़ी औरत एक सुंदर परी के रूप में बदल जाती है और उससे कहती है, सलोनी, तुम बहुत ही नेक और उदार लड़की हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। इसलिए मैं तुम्हें एक उपहार देती हूँ। ऐसा कहते ही परी के हाथ में अचानक एक बर्तन आ जाता है और वो सलोनी को देती है। ये लो, ये एक जादुई बर्तन है, तुम्हारे बहुत काम आएगा। इससे तुम जो भी खाने का सामान मांगोगी, ये पकाकर तुम्हें दे देगा। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जब तुम इसे रोकना चाहो तब इसे कहना कि रुक जाओ, मेरा पेट भर गया, तभी ये खाना बनाना बंद करेगा, नहीं तो ये बंद नहीं होगा। इतना कहकर वो जादुई परी वहां से गायब हो जाती है। सलोनी खुशी खुशी घर आती है और सवरी को उस जादुई परी और उसके दिए हुए बर्तन की सारी बात बताती है। क्या बच्चों सी बात करती हो? बर्तन भी क्या खाना पका सकते हैं? लेकिन सुनो तो सही, ये एक जादुई बर्तन है, मुझे तो बहुत भूख लगी है, तुमको खाना हो तो आ जाना। सलोनी बर्तन से मीठे चावल मांगती है और ये क्या, तुरंत ही मीठे चावल उस बर्तन में से निकलने लगते हैं। तभी उसकी बहन भी ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और वह भी खाना खाने आ जाती है। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना कि ये एक जादुई बर्तन है। ठीक है, ठीक है। अब सलोनी खुशी खुशी रोज काम पर जाती है और उसे खाने की कोई चिंता नहीं रहती। काम मिले ना मिले, वो हमेशा खुश रहने लगी। उसे इस तरह से खुश रहता देख उसकी पड़ोसी में रहने वाली उसकी सहेली को बड़ा अचंभा होता है कि सलोनी रोज तो खाना मांगने मेरे यहाँ आती थी, आजकल क्यों नहीं आती है
और बहुत खुश भी रहती है। ये पता लगाने के लिए वो सलोनी के घर जाती है, जहाँ टेबल पर बर्तन रखा होता है और दोनों बहनें खाना खा रही होती हैं। अरे रानी, तुम आओ आओ, हमारे साथ खाना खाओ। तुमने हमें बहुत बार खाना खिलाया है। रानी भी सबके साथ खाना खाने लगती है। तभी रानी के मन में ख्याल आता है कि ये क्या है, खाना कैसे निकल रहा है। तब वो सलोनी से पूछती है, इतना खाना कैसे निकल रहा है? ये एक जादुई बर्तन है, इससे जो भी खाना मांगो ये बर्तन देता है। रानी के मन में एक ख्याल आता है, क्यों ना मैं भी रोज खाना मांगकर अपने और अपने घर का पेट भर दूं। माँ को खाना नहीं बनाना पड़ेगा। एक दिन की बात है, दोनों बहनें कहीं घूमने गई हुई थीं। यह देख रानी चुपके से सवरी और सलोनी के घर में आती है और उस बर्तन से मीठे चावल मांगती है। जैसे ही रानी ने उसे चावल बनाने का आदेश दिया, उस बर्तन से मीठे चावल निकलने शुरू हो जाते हैं। रानी बहुत खुश हो जाती है और देखते ही देखते चावल बर्तन से बाहर आने शुरू हो जाते हैं। अरे बस बस, मुझे इतना ही चाहिए और नहीं चाहिए। लेकिन बर्तन रुकने का नाम ही नहीं लेता है और चावल निकलते ही जाते हैं। रानी बहुत घबरा जाती है। वो क्या करे? देखते देखते पूरे घर में चावल फैल जाते हैं और बाहर निकलने लगते हैं। अचानक दोनों बहनें घर में वापस आती हैं, पर दरवाजे पर ही इतना चावल देखकर दोनों बहुत आश्चर्यचकित हो जाती हैं। सलोनी सवरी से पूछती है, सावरी, क्या तुमने बर्तन को कुछ आदेश दिया था? नहीं तो। सलोनी खिड़की से अंदर झांक कर देखती है, तो ये क्या, अंदर तो रानी थी और वो टेबल के ऊपर बैठी रो रही थी। तब सलोनी खिड़की में से कहती है, मेरा पेट भर गया, अब बस करो। सलोनी की आवाज सुनकर बर्तन से खाना निकलना बंद हो जाता है। लेकिन जब तक पूरा घर चावल से भरा हुआ होता है, तब सलोनी के मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना नए चावल हम गरीबों में बांट दें, इससे कितने लोगों का पेट भर जाएगा। यह सोच वो सवरी से कहती है, सावरी, एक काम करो, जल्दी जल्दी जाकर जो भी गरीब और भूखे लोग दिखे उसे यहाँ पर बुलाओ, हम खाना सबको बांट देंगे। एक तरफ सवरी जाती है, एक तरफ सलोनी जाती है। दोनों सबको बुला लेते हैं और खाना बांट देते हैं। धीरे धीरे सारा खाना खत्म हो जाता है और घर भी खाली हो जाता है। और फिर रानी अपनी उस गलती की माफी मांगती है। सबके बाद सलोनी बहुत खुश होती है कि चलो अब से कोई भी आसपास भूखा नहीं रहेगा। उस दिन से दोनों बहनें खुशी खुशी रोज गरीबों को खाना दिया करती थी। एक दिन अचानक एक आदमी उनके घर में आता है और उनसे वो जादुई बर्तन मांगता है और कहता है, बेटा, मेरे पास घर में बहुत से बच्चे हैं और मैं बहुत दूर से आया हूँ। तुम मुझे ये बर्तन दे सकती हो? मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। सवरी और सलोनी दोनों ने बिना सोचे ये फैसला ले लिया कि बाबा को बर्तन दे देना चाहिए। सलोनी तुरंत बाबा को बर्तन दे देती है। तभी अचानक बाबा उसी जादुई परी के रूप में बदल जाते हैं जिसने सलोनी को ये बर्तन दिया था। ये देख सलोनी बहुत खुश होती है और कहती है, अरे आप? मैं देखने आई थी कि तुम पहले से कितनी बदल गई हो। तुम कितना सबकी मदद करती हो और तुम्हारी बहन भी कितनी ज्यादा बदल गई है। इसे तुम अपने पास ही रखो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। ये कहकर वो परी गायब हो जाती है और उसके बाद सलोनी और सवरी पूरे गांव के लोगों में रोज खाना बांटती हैं। कमल के दुबले पतले होने का हर कोई मजाक उड़ाया करता था। सुनैना, तुम अपने बेटे को कुछ खिलाती पिलाती नहीं हो क्या? माँ जी, सब कुछ खिला पिला कर देख लिया, दूध, मखाने, केले, सब कुछ, लेकिन इसके शरीर को तो कुछ लगता ही नहीं। ये बिल्कुल अपने दादाजी पर गया है, वो भी इसी की तरह पतले दुबले थे। लेकिन दादी, सब लोग मुझे लकड़ी लकड़ी बोलकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब तुम दुबले पतले हो तो इसमें तेरी क्या गलती? उदास मत हो, जाकर खा ले। कमल अपने दोस्त चमन के साथ खेल रहा था। तभी वहाँ दो और लड़के आ गए।
ये बॉल हमारा है। नहीं नहीं, ये मेरा बॉल है, कल ही मेरे पापा ने मुझे दिलाया है। अब तक ये तेरा था, अब ये बॉल हमारा है। नहीं, मेरा है। अरे लकड़ी, तू हमसे लड़ेगा? चल कमल, यहाँ से चलते हैं, इन लोगों के मुंह लगना ठीक नहीं है। नहीं, वो बॉल मेरा है। कमल चल यहाँ से, हम नया बॉल ले लेंगे, चलो यहाँ से। चमन कमल का हाथ पकड़ के उसे घर की ओर ले जाता है। लड़के उसे पीड़ित कर देते हैं। उन लोगों की बात सुनकर कमल को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। निराश होकर कमल एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसका दोस्त चमन बोलता है, अरे कमल, बहुत देर हो चुकी है, हमें घर को चलना चाहिए, माँ इंतजार करती होगी। तुम जाओ, मैं कुछ देर और बैठूंगा यहाँ पर। ठीक है, तुम थोड़ी देर में आ जाना। चमन वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद कमल ने भी घर लौटने का सोचा। जब वो घर की तरफ आ रहा था, उसे एक केले का पेड़ दिखा जो तेज रोशनी से चमक रहा था। कमल उस पेड़ के पास जाता है। तभी अचानक पेड़ से एक आवाज आती है। कमल, मैं जानता हूँ कि तुम क्यों दुखी हो, मैं तुम्हारी मदद ही करना चाहता हूँ। भला एक पेड़ मेरी मदद कैसे कर सकता है? और क्या भला एक पेड़ बोल भी सकता है? कमल, मैं सच में बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं एक जादुई केले का पेड़ हूँ और मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आप कैसे मेरी मदद कर सकते हैं? ये देखो, ये सब जादुई खेल है। तुम इनमें से कोई भी एक केला खा लो और फिर देखो क्या होता है। कमल ने जैसे ही एक केला तोड़ा और जब कमल ने उसको खाया तो उसका शरीर अपने आप बड़ा हो गया। उसका शरीर स्वस्थ हो गया और वो बहुत ही सुंदर दिखने लगा। कमल बहुत खुश हो जाता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। क्या अब तुम हमारी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो तो सही, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। मैं काफी दिनों से बहुत प्यासा हूँ, क्या तुम उस तालाब से मेरे लिए पानी ला सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कमल तालाब के पास जाता है और वहाँ से पानी भरकर ले आता है। उसने जैसे ही उस पेड़ को पानी दिया, पेड़ की आत्मा उस पेड़ से बाहर निकली और कमल को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। कमल, तुमने मेरी आत्मा को तृप्त कर दिया। मैं काफी समय से प्यासा था। शुक्रिया दोस्त। कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। फिर वहाँ आम केले का पेड़ बन गया। कमल जब घर आता है तो उसकी दादी और उसकी माँ उसे देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कमल ने जादुई केले के बारे में उन्हें सब बताया। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, क्या एक पेड़ भी प्यासा हो सकता है? उसकी भी आत्मा होती है? हाँ बेटा, पेड़ों में भी आत्मा होती है। पेड़ों की अपनी भूख होती है। उसे भी हमारी तरह पानी और प्रकाश की जरूरत होती है। दादी माँ, आज से मैं अपने सभी पेड़ों में पानी डालूंगा, कोई भी पेड़ प्यासा नहीं रहेगा।